हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इज माय स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। Relationship between electric field and potential. So far we have studied about the electric field. So far we have studied about electric field and potential. पूरे डेफिनेशन जान चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, कैसे निकालते हैं उसकी वैल्यूज, वो हम जान चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आप जान चुके हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जो आप जानते हो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, और वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सो इफ आई एम एबल टू फाइंड द फोर्स, जो कि हमने शुरुआत में देखा था जिसका जनक कूलम्स लॉ था। सो यू नो that how to find the forces due to a charge distribution due to a single charge by using the Coulomb's law, because force is a vector quantity. If the more than two forces are there, we have to add it in the form of vector addition. By using vector addition we can find there are different laws, we know the parallelograms law etc. तो फोर्सेज अगर हमें याद आता है, फोर्स को अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे तो वर्क डन होगा, और नेगेटिव वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, इस सब के बारे में जानते हो। आज क्लास में थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। एक एक चीज बताऊंगा, यहां पर कुछ भी छूटेगा नहीं। ज्यादातर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। चलिए डिटेल में शुरू करते हैं इसको पढ़ना। सबसे पहले हम यहां पर जानी हेडिंग करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, लेट वी हैव अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिकॉज ऑफ दैट मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसपे चार्ज मान लीजिए कि क्यू है। चार्ज में बहुत सारे चार्जेज होंगे, इसमें Q1 Q2 कुछ भी, और एट ए पॉइंट आर मान लीजिए कि यहां एक चार्ज Q है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपिटल की ई है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर, ये जो पॉइंट आर है और आर डिस्टेंस पे, ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो भी स्केलर जो पोजीशन वेक्टर, इसको भी हम वेक्टर बोलते हैं, तो मैंने इसलिए आर वेक्टर लिया, आगे बताऊंगा इसका सिग्निफिकेंस। हम आर भी ले सकते हैं, ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल ई, और हम ये मानते हैं कि इसी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये आपको पता है। ओके, नाउ सपोज दिस चार्ज क्यू इज डिस्प्लेस्ड। अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, मान लीजिए कि सम डी डिस्टेंस में डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे धक्का दे दिया। सो नाउ इफ चार्ज इज डिस्प्लेस, अपने आप तो डिस्प्लेस हो नहीं जाएगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। सो दैट फोर्स इज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट ये फोर्स लग रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हो जाएगा। सो नाउ लेट द चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम आर टू डी आर, या वहां कह सकते हैं, या फिर यहां भी हम आगे की तरफ इसको डी आर बोल लीजिए कि आगे डिस्प्लेस कर दिया है। सो लेट द चार्ज क्यू
slightly displaced from R to dr। ठीक है, तो R टू dr हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया है चार्ज को, तो चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड चुप बैठेगा, वही तो फोर्स लगाता है, यस और नो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स लग जाएगा उस चार्ज के ऊपर, और उस चार्ज पे जो फोर्स होगा वी हैव क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, क्यू इंटू ई, यही तो फोर्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ही था फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड को यहीं से तो बताया था शुरू में, याद करिए पिछला डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, या फिर फोर्स को हम क्यू इंटू ई बोलते हैं। अब अगर हमने डिस्प्लेस किया है डियर डिस्टेंस तक, तो यहां पर वर्क डन क्या होगा, क्योंकि फोर्स को आपने चार्ज को डिस्प्लेस किया है तो आपको काम करना पड़ेगा, वो काम क्या है, तो हमने चार्ज को डिस्प्लेस किया है तो चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, इंटू डी आर। तो एफ हमारा क्यू इंटू ई है और इसके ऊपर ये डी आर जो कि पोजीशन वेक्टर है ये लग जाएगा। अब हमें फोर्स आ गया है, वर्क डन आ गया है, तो आपको पता है कि वर्क डन जब आता है तो पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, व्हिच इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने पोजीशन चेंज किया है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो यहां पर हम वर्ड यूज कर देते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो डी से हम डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, और वर्क डन अभी अभी निकाला था क्या था, Q इंटू ई डी आर, तो माइनस हो जाएगा Q डी आर। तो इस तरह से देखिए हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लिया। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो आपको जैसे मैंने शुरू में ही बोला था यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हियर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये dV है, जो कि होगा du बाई क्यू। सो du क्या है हमारा इस केस में, हमने ऑलरेडी निकाला है माइनस क्यू ई इंटू डी आर डिवाइडेड बाई क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहां पर जो हमें dV मिलेगा वो माइनस ई इंटू डी आर मिलेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और हमें क्या मिला, इसके बीच में रिलेशन मिल गया इलेक्ट्रिक, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डी आर है। अब इस केस में अगर हम देखें, अगर इसको इंटीग्रेट कर दें R1 टू R2 से, तो हम कैसे इसको निकालेंगे, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1। अगर हम निकालें तो वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम R1 टू R2, ये नेगेटिव का साइन है, और E इंटू डी आर यहां हो जाएगा इस तरह से, ओके। वेयर V1 एंड V2 आर द पोटेंशियल एट R1 एंड R2। तो ये जो है V1 मतलब पोटेंशियल एट R1 एंड V2 पोटेंशियल एट R2। तो समझ आ रहा है, V1 माइनस V2 चेंज इन पोटेंशियल, E इंटू डी आर, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, कभी भी काम आ सकता है। तो नॉर्मली अगर मुझे वी आर निकालना होगा तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मुझे सिर्फ एक केस मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए ये मेरा रेफरेंस पॉइंट एक पॉइंट आर है और रेफरेंस पॉइंट दूसरा जो है मेरा इंफिनिटी भी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमें वी आर निकालना होगा तो एक केस ऐसा भी होता है जिसमें हम R2 को R ले लेंगे और जो मेरा R1 है उसको हमने, R1 जो है हमारा वो रेफरेंस पॉइंट है और वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, इंफिनिटी पे है। तो ऐसे केस में यहां पर ये माइनस EDR तो हर जगह है ही, लेकिन अगर हमारा ये वाला जो केस है जिसमें हम VR निकालना चाहते हैं, VR2 और V इन्फिनिटी लिखते नहीं है, क्योंकि ये जो है V2 माइनस VR है, मतलब ये R2 वाला R हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 1 है, ठीक है, V2 माइनस V1 है। तो यहां पर जो R2 है उसको R माना और ये V इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने
R1 को इन्फिनिटी माना, इसको R माना, और ये R1 को इन्फिनिटी, R2 को R माना, और ये E डॉट डी आर हो जाएगा. सो दिस इज द अनदर केस वेयर यू हैव टेकिंग R1 the reference point as the infinity. इसका डेफिनेशन सही कर देता हूं, infinity at infinity. ओके, तो यहां पर ये चीजें आप सबको समझ में आ गई है. अब हम आगे चलते हैं. अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक ही जगह होगा. सो इफ वी टेक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब हमने लिया, इफ वी टेक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसमें एक्स वाई जेड सिस्टम लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वास्तव में तीनों डायरेक्शन में हो जाता है, एक्स वाई जेड सेपरेटली होता है. तो वहां लिखते हैं ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, ये तीन हो जाता है. तो ई एक्स ई वाई ई जेड, और उसी केस में जो हमारा डी आर होगा वो वास्तव में हो जाता है, उसमें भी डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ऐसा हो जाता है. ठीक है, तो डी आर डी एक्स वाई डी जेड के हो गया. अब अगर मेरा ई कार्टेशियन फॉर्म में है, आर कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इस तरह हम ई और यहां पर आर की वैल्यू रखेंगे, फिर देखते हैं हमारा डीवी क्या आता है. तो ऐसे केस में अगर हमने डीवी निकाला तो वास्तव में होगा इंटीग्रेशन, जो हमने ये लिखा है, जो वास्तव ई डॉट डी आर है. अगर इंटीग्रेट ना भी करें तो पहला वाला फॉर्मूला तो हम यूज कर सकते हैं ना, अभी हमने बताया था आपको ये वाला, डीवी इजकल टू माइनस ई डॉट डी आर. हमें पता है dv इजकल टू माइनस ई डॉट डी आर, डॉट डी आर है भाई, डॉट है, तो माइनस ई की वैल्यू आप क्या लिखोगे, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के. ठीक है, तो ये हो गया. फिर डी आर को क्या लिखेंगे, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के. क्लियर है, तो यहां पर ये माइनस है, और अगर ये आई है और आई है, डॉट प्रोडक्ट है, तो सिर्फ डॉट वाला ही कंपोनेंट लेंगे, बाकी आई डॉट सिमिलर, आई से आई वाला और आई से जे तो जीरो हो जाएगा, 90 डिग्री होता है. डॉट प्रोडक्ट में चला जाता है, कॉस थीटा आ जाता है. आपको पता है ना, ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है. तो जब सिमिलर होगा तब तो कॉस जीरो जीरो होता है, कॉस 90 जीरो हो जाता है. तो यहाँ पर आई से आई वाला ही रहता है. ये बचेगा ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, माइनस एक साथ ही रह देता हूँ, प्लस ई जेड डी जेड. So here we have seen that we have got the three components of electric field: Ex, dx, Ey, dy, Ez, dz. Now question arises, the question asks the question, sir, dv का कोई x, y, z नहीं होगा क्या? Of course, dv का भी x, y, z होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का x है तो पोटेंशियल भी x डायरेक्शन में होगा. अगर y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी y डायरेक्शन में होगा ही होगा, क्योंकि चाहतू वहां में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, स्केलर रिप्रेजेंटेशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का. क्लियर चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है. तो यहां पर हम अगर x डायरेक्शन में बात करें तो क्या होगा, सो इफ यू चेंज x टू x प्लस dx कीपिंग y z कांस्टेंट, मतलब ऐसा हो सकता है कि जब हम x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो y z उस समय मूव नहीं कर रहा है, तो उस समय में हम ऐसा निकालेंगे. या अगर मान लीजिए इफ यू आर मूविंग इन x डायरेक्शन, ये मेरा x है और मैं इसी में मूव कर रहा हूं, मूविंग इन x डायरेक्शन, और मैंने मूव कैसे किया, x से x प्लस dx तक आ गया, तो उस समय मैंने y z को जीरो रखा. तो इस समय हमें पार्शियल डिफरेंशियल लेना पड़ता है when one thing is changing and other two directions are keeping as constant, so there is a term partial differentiation. You see the ordinary differential, वो आपने देखा dx by dy, एक होता है डेल और जिसको कई किताबों में डेवा बोले रहे हैं. तो इस केस में जो ex होगा इसका भी तीन हो जाएगा डायरेक्शन, जो ex होगा वो वास्तव में हम ऐसा लिखेंगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट इसमें भी मान लो Vx है, Vy हो जाएगा और Vz हो जाएगा. समझ आ रहा है, तो कंपेयर कर दो और आंसर आ जाएगा. ओके, सो हियर वी हैव फाउंड द Ex
नाउ देन ई वाई माइनस डेल वी बाई डेल वाई, क्योंकि यहां से देखो ना ई डी एक्स को अगर वी एक्स के बराबर लिखेंगे तो वी एक्स बाई डी एक्स होगा। तो वास्तव में हम वाई जेड को कांस्टेंट मान रहे, ये जीरो कर रहे हैं, सिर्फ इसी को चेक कर रहे हैं, तो उस केस में हम लिख सकते हैं, लेकिन पार्शियल लिखना पड़ेगा। ये जो फैक्टर होता है डे, इसको हम कई किताबों में डेल रहता है और कुछ लोगों इसको डेवा बोलते हैं। तो जो भी बोलना है आपको बोलना, मैं ज़्यादातर डेल बोलता हूँ, ठीक है। So del v by del x and then Ez is equal to minus del v by del z. So here we have got the Ex, Ey and Ez, the potential in three directions separately when it is varying in all three directions. Okay? और del x del y को हम पार्शियल डिफरेंशियल कहते हैं, कोई शंका संदेह नहीं होना चाहिए। So del by del x, del by del y and del by del z, these are partial derivatives. When I say that कि partial derivatives का मतलब होता है कि varying in one direction, anyone keeping other two constant at the time, keeping other two direction constant. ओके फाइन दोस्तों, कैसा लग रहा है आप सबको? तो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी है। ई एक्स डी एक्स भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक बच्चा क्लास में बैठा था और मुझसे पूछा कि सर आपने बोला कि ये डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है माइनस का। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैंने बोला था। तो उसने बोला कि सर जो ए डॉट बी, आपने ये भी फार्मूला हमें बताया था, तो वो ए बी कॉस थीटा हो जाता है, तो क्या यहाँ पर ये ऐसा होगा? मैंने बिल्कुल ही होगा, माइनस ले लो और ई का मैग्नीट्यूड, वेक्टर को हटा दो, ई इंटू डी आर, और ये डॉट नहीं है, और फिर ये कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते क्या? बिल्कुल ही लिख सकते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अब इसमें मैं वेक्टर लगा दिया, भाई इसमें वेक्टर नहीं होगा, ये ध्यान रखना, नुक्ता की गड़बड़ी से खुदा जुदा हो जाते हैं। आप लोगों को ऐसा जुदा नहीं करना है। ये डीवी है क्योंकि डीवी स्केलर क्वांटिटी है। यहां पर लिखेंगे कि ये माइनस तो रहेगा, ई बी आर, ये मतलब ई का मैग्नीट्यूड जो होता है ना ऐसा, वो ई ही होता है, और डी आर का मैग्नीट्यूड जो है वो डी आर है। ये वास्तव में ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है ई डी आर, और फिर हमने ये कॉस थीटा लिखा। अब बच्चा बोलता है कि सर व्हाट इज द थीटा सर हियर? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी आर। थीटा इज द एंगल बिटवीन, क्योंकि ये ए और बी और यहाँ कॉस थीटा, थीटा क्या था? ए और बी के बीच का डायरेक्शन। तो ये मान लीजिए मेरा ए था बेटा, देखो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, जिसको मैथमेटिक्स आता है फिजिक्स को तो खेलेगा। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि देखो ना, फिजिक्स की भाषा ही हो जाती है मैथमेटिक्स। आगे ना लाइन पे, क्योंकि मैथमेटिक्स है। ए डॉट बी यहाँ पर ये क्या है? थीटा है, और इसलिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, दोनों एक साथ कॉम्बो। तो यहाँ पर ई डॉट डी आर कॉस थीटा हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन, मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगा, दोनों फिजिक्स भी ऐसा हो जाएगा। मैथ और फिजिक्स का तो मैं बिल्कुल ही क्लियर करवा दूँ। बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो कमेंट में डालना, उसके लिए बेहतरीन टीचर ला के दूंगा इंडस्ट्री से। सो एंगल बिटवीन आर एंड ई, या ई एंड आर, जो भी पहले लिखना है उससे कह सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर मैंने डी आर लिया, ये मेरा डी आर है, और उसके बीच का एंगल ये थीटा होगा। तो वास्तव में होता क्या है कि डी आर कैसे हुआ? क्योंकि हम किसी पॉइंट से पी से लेके पी डैश तक गए थे, तो पी से पी डैश जाने तक पोटेंशियल हमारा चेंज हो गया। तो इस केस में जो हमारा पोटेंशियल होता है वो वास्तव में यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई डी आर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो डीवी है, जो हमारा डीवी है वो वास्तव में माइनस ई डी आर, और ये कॉस थीटा आया था। तो यहां से अगर डीवी बाई माइनस का इधर दे दे, डी आर दे दे, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? डीवी बाई डी आर जो है वो हमारा ई कॉस थीटा होता है, ई इंटू कॉस थीटा, यहां से, राइट। सो आई कैन राइट फर्दर हियर, सो व्हाट इज माइनस डी वाई बाई डी आर? चेंज इन पोटेंशियल। ये क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि पोटेंशियल इज वेरिंग, डीवी बाई डी आर पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे इसको, राइट। सो यहां पर हम बोलेंगे माइनस डीवी बाई, ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
in the direction of E. E के डायरेक्शन में in the direction of displacement dr, in the direction of displacement dr. ये dr के अलोंग क्या होगा वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट है। dr क्या है? कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में dr डायरेक्शंस में, ये dB by dr ये हमें बताता है जो कि चेंज इन पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट है। यस और नो? तो यहां जो डिस्टेंस है ये pp डैश, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो हमारा ये dv है वास्तव में इस केस में हो जाएगा bp डैश माइनस bp, मतलब चेंज इन पोटेंशियल ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारा केस था, एक केस vp डैश माइनस vp डिवाइडेड बाई dr इज इक्वल टू ई एम कॉस थीटा। नेगेटिव का भी इसमें माइनस का साइन तो आएगा ही, ये माइनस का साइन है, ई कॉस थीटा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एक चीज कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं डायरेक्शंस में। अब सवाल उठता है कि यहां पर एक और चीज है जो मैं आप सबको बता रहा हूं कि हमने अभी देखा कि माइनस dv बाई dr इज बेसिकली ई कॉस थीटा। नाउ अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगा उस केस में क्या होगा? अगर थीटा की वैल्यू 0 होगा, इस केस का मास्टर तो मैं हूं, थीटा 0 होगा तो क्या होगा? ये देखिए, ये ई था और ये dr था। अब थीटा 0 होगा तो ये इस लाइन पे आएगा ना, यस और नो? सो दिस ई ऐसा और उसी के अलोंग ये dr, यस और नो? सो dr इज अलोंग विद e, इन दैट केस द थीटा इज 0, और जब थीटा 0 होता है तो cos 0 1 होता है, मैक्स होता है। सो इन दैट केस dv by dr which is e max। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब थीटा 0 होता है, यानी हम अगर पोटेंशियल देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज एट द मैक्सिमम रेट। तो यहां पर जो ये वैल्यू आया, ये क्या बता रहा है कि दिस पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, निगेटिव साइन बता रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीजिंग, ओके, in the direction of magnetic field। in the direction of electric field। ठीक है, यहां पर ये स्टेटमेंट दे देता हूं, ये आपको बताना पड़ेगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस एट द मैक्सिमम रेट, द पोटेंशियल डिक्रीजिंग एट मैक्सिमम रेट। सो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, मैक्सिमम, मुझे को 2-3 बार लिख दिया यार। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस एट ए मैक्सिमम रेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन, राइट? तो मैक्सिमम रेट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब यहां पर एक अपोजिट केस भी होता है। अगर मान लीजिए कि हमारा केस 2 जो है यहां पर, केस 1 क्या था? ये हमारा केस 1 था। नाउ केस 2 जो अगर हम बात करें तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होता है तो क्या होगा? यहां पर अगर हम देखेंगे जो ई वैल्यू है और यहां पर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। नहीं 90 डिग्री ऐसे कैसे बोलेंगे, वो तो जनरल था। ये वाला जो लाइन है अब 90 डिग्री होगा, तो अब हमारा ये जो है दिस इज योर 90 डिग्री, तो ये ई है और यहां पर ये dr हो जाएगा। क्लियर है चीज? नाउ इन दैट केस व्हाट विल हैपन, श्योर वी नो दैट dv is equal to dv by dr is equal to e cos theta। Now here if theta is equal to 90 degree, we know that cos 90 degree is equal to 0,
तो अगर cos 90 जीरो है उस केस में dv बाई डी आर क्या होगा, जीरो होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पोटेंशियल डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं होता। ये हम कहेंगे कि द पोटेंशियल डज नॉट वेरी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइन लिख लीजिए। इस केस में डीवी बाई डी आर क्या हो रहा है, जीरो, यानी पोटेंशियल डज नॉट वेरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, हाँ, डज नॉट वेरी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर को मैं शॉर्ट में लिखता हूं ऐसे, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टेटमेंट भी मैं दे दूंगा आप सबको, बोल्ड स्टेटमेंट, ये लिख लेना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी नहीं करता अगर थीटा हमारा 90 डिग्री होता है, यानी हम कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डज नॉट वेरी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और अगर हम 90 डिग्री में जाके देख रहे हैं ना, तो वहां पोटेंशियल वेरी नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर हम इसी के, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी लाइन में हम देख रहे हैं, इसी लाइन में हम देख रहे हैं, तो वो मैक्सिमम रेट से डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। लेकिन इसी बात को ध्यान रखते हुए हम अगले क्लास में मिलेंगे और एक छोटा सा टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे, एक सेपरेट लेक्चर देने वाला हूं। और उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो नेक्स्ट ऑफ मेनी एक्साइटमेंट्स आर कमिंग इन द कमिंग डेज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखना और बेल आइकन दबा के रखना। See you in the next class.